न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 2 वीडियो में हम बात हुई थी न्यूटन्स लॉ के स्टेटमेंट के बारे में, नहीं उसके कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन दिया। 1 में भी वही और 3 उसी कड़ी में अगला सेगमेंट। इस पार्ट से पहले जो बात हुई उसको शॉर्ट में समराइज कर दें। सबसे पहले जो स्टूडेंट 11th क्लास में हैं और मैकेनिक्स पहली बार पढ़ते हैं उनके लिए यह वीडियो ज्यादा उपयोगी होगा, और जो पहले पढ़ चुके हैं उनको अपने कॉन्सेप्ट में फाइन करने में हेल्प मिलेगा। इस टॉपिक में हम लोग जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो सबसे पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि if you are in observing an object and object experience no force and there is no acceleration, then the body the frame is said to be inertia. Yani the frame of reference where body never gets accelerated without application of force, or where acceleration is there if the force is applied, is called inertial frame. Inertial frame में body का motional behavior न्यूटन्स लॉ के अनुरूप होता है। उसमें पहला पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर टू नेचुरल स्टेट। और नेचुरल स्टेट का मतलब प्राकृतिक अवस्था, अवस्था जिसे बनाए रखने के लिए कुछ नहीं करना पड़े, अवस्था जिसमें बॉडी हो तो पूछे नहीं जाए क्यों है, रीजन ना हो, द स्टेट विच कैन नॉट बी रीजन, द स्टेट विच नीड नॉट टू बी मेंटेन, सपोर्टेड बाय द सराउंडिंग। उसमें पहला आया था स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर टू नेचुरल स्टेट। बॉडी अपोजेज ए चेंज ऑफ स्टेट। द चेंज ऑफ स्टेट मींस जब बॉडी रेस्ट से मोशन में आए, जब मोशन से रेस्ट में जाए, स्लो से फास्ट हो या फास्ट से स्लो हो, इसे कहेंगे चेंज ऑफ स्टेट। और जब चेंज ऑफ स्टेट के लिए एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स या कॉज अप्लाई करते हैं तो मटेरियल बॉडी रेस्पॉन्ड्स यूनिकली। This unique response and ability to respond is called inertia. Inertia is property of matter which makes it sensitive to mechanical interaction and which determines how much acceleration would be there if particular amount of external motion generating force is applied. और inertia को नापते हैं mass से। Mass is measure of inertia content in the body. Mass is also inertial behavior index of the body. इसके अलावा बात हुई थी कि बॉडी में जो स्टेट ऑफ मोशन है, दैट स्टेट ऑफ मोशन गेट्स इंडेक्स्ड बाय ए फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम। तो स्टेट ऑफ मोशन में कभी भी चेंज आएगा, इट इज नॉट दिस आइसोलेटेड फेनोमेना गोइंग ऑन विद द बॉडी एट एनी प्लेस एट एनी टाइम, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अनदर चेंज इन द सराउंडिंग। दिस पेयर ऑफ चेंजेस व्हिच अकर्स इन ए एंड बी इज कॉल्ड मैकेनिकल इंटरैक्शन. So there will be no change in the state of motion of the body unless there is interaction between the body and surrounding. और इसमें एक और पॉइंट है कि हर चेंज के लिए सराउंडिंग इज रिस्पॉन्सिबल, हर चेंज के लिए सराउंडिंग इज रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज फॉर एवरी चेंज ए सराउंडिंग इज रिस्पॉन्सिबल। बॉडी चेंज जो भी आएगा तो उसमें सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा पॉइंट आया था मोमेंटम किसको कहते हैं, तो मोमेंटम इज स्टेट इंडेक्स ऑफ मोशन। मोमेंटम किसे कहेंगे, तो मोमेंटम इज स्टेट इंडेक्स ऑफ मोशन। मोमेंटम गति की अवस्था का सूचकांक है, रैंक बताता है कि जब भी इंटरेक्शन होगा तो चेंज ऑफ स्टेट होगा, और चेंज ऑफ स्टेट मतलब मोमेंटम में चेंज आएगा। और momentum is property of the body which is moving. Momentum is conservative property, that means total amount of value of momentum in the universe is constant. So its change never occurs in isolation. इसके अलावा बात हुई थी कि मास किसे कहेंगे, तो every material body once it behaves like a mechanical particle, it is assigned a unique identity. It must be assigned a unique value of mass, momentum and energy. तो इसमें तीसरा पॉइंट था एनर्जी किसको कहते हैं, तो वही अब बताना है कि एनर्जी क्या है और मैकेनिकल आइडेंटिटी ऑफ द बॉडी क्या है और इंटरेक्शन में फोर्स क्या होता है, और मोमेंटम चेंज आइसोलेशन में होगा
और 2 प्रिंसिपल, और उसके बेसिस पर ये फोर्स की डेफिनेशन, एक्शन, रिएक्शन, आप इसे थर्ड लॉ का नाम दें या कोई नाम, बट ये कंटिन्यूटी में। तो अभी बात करनी है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का नियम। इसमें अभी जो बात करेंगे वो सबसे पहले किस बात का, वो इस बात का कि स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट ऑफ मोशन। Momentum gives rank and identity to the state of motion. In every state must be assigned unique value of momentum. और अगर स्टेट है तो उसका मोमेंटम P1 है तो उसे का स्टेट बदलेगा तो मोमेंटम P2 हो जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट था कि जब भी मैकेनिकल आइडेंटिटी, मैकेनिकल आइडेंटिटी, मैकेनिकल आइडेंटिटी ऑफ ए बॉडी बनता कैसे, उसमें सबसे पहला पॉइंट है मास। मास क्या है? The body who exhibit inertial behavior must be assigned a non-zero finite value of mass. The body who exhibit क्या, exhibit inertial behavior, inertial behavior must be assigned a non-zero finite value of mass. So mass has to be assigned by the surrounding. Body exhibit inertial behavior, so it is given a value of mass. दूसरा पॉइंट है, once a body acquires mass, it becomes mechanical, और फिर ये रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, तो उसके लिए मोमेंटम किसको कहते हैं? बॉडी इट गिव्स रैंक ऑफ मोशन, रैंक ऑफ मोशन, इससे हमें रैंक ऑफ मोशन का पता चलता है, बॉडी के रैंक का, बॉडी किस स्टेट ऑफ मोशन में है, और स्टेट ऑफ मोशन को हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर पाएंगे कि विथ चेंज ऑफ स्टेट देयर मस्ट बी चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी पहला पॉइंट हुआ मास। मास इज इनर्शियल बिहेवियर इंडेक्स ऑफ द बॉडी, एंड एनी बॉडी हु एग्जिबिट इनर्शियल बिहेवियर मस्ट बी असाइन्ड ए मास वैल्यू। कोई भी बॉडी जो जड़त्वीय आचरण दे उसे मास देना होगा, और फिर उस जब मास दे देंगे तो वो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, इसलिए उसे एक मोमेंटम वैल्यू भी देंगे। और जिस मोमेंटम वैल्यू अभी दिए उससे पहले कोई और स्टेट अगर है तो उसका मोमेंटम वैल्यू अलग रहा होगा, और उससे पहले भी कोई और स्टेट रहा होगा। After every interaction, there is a change in a state, so there is change in momentum. So algebraic sum of effect of all interaction that has been there between the body and surrounding in bringing the body from reference state to present state is called energy. And यहाँ लिखेंगे algebraic sum of effect of all interactions किसके बीच? between body and surrounding, between body and surrounding. Algebraic sum of effect of all interaction between body and surrounding that has to be done इसमें in bringing the body from reference state to present state. रेफरेंस स्टेट से प्रेजेंट स्टेट तक लाने में
जितनी बार और जिस तरह का इंटरेक्शन हुआ हो, हर इंटरेक्शन का इफेक्ट पड़ा हो, उन सारे इफेक्ट्स को ऐड करें, इट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द बॉडी। और इस तरह हम एक बॉडी को मैकेनिकल आइडेंटिटी कॉन्फ़िगर करते समय 3 टर्म उसके साथ एसोसिएट किए: मास वैल्यू, मोमेंटम वैल्यू एंड एनर्जी वैल्यू। After acquiring these 3 physical quantities value, body acquires complete mechanical identity. ये 3 गुण भौतिक राशि जब उनसे जुट जाती है तो उसके बाद वो बॉडी पूरी तरह मैकेनिकल बॉडी हो गया, कैपेबल ऑफ इन्वॉल्विंग इंटरैक्शन, सेंसिंग द मैकेनिकल इंटरैक्शन, रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल मैकेनिकल फैक्टर्स और कॉजेज और स्टिमुलेंट्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। यानी जिस बॉडी में मास हो, नॉन जीरो वैल्यू, मोमेंटम हो और एनर्जी हो, उसके बाद ये तीनों का फाइनाइट वैल्यू हो, then body acquires complete mechanical identity and then body is capable of responding to external mechanical interaction, is capable of involving in mechanical interaction and participating in change of a state due to mechanical interaction with another identical mechanical bodies। मतलब इंटरेक्शन जब भी होगा तो दोनों मैकेनिकल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बॉडी जिसके लिए मास डिफाइंड है वो इंटरेक्ट करे उसके साथ जिसमें मास होता ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैकेनिकल इंटरेक्शन में दोनों पार्टनर या दोनों पार्टिसिपेंट सेम नेचर के होंगे। बोथ मस्ट हैव a non-zero finite value of mass may be different, both must have lying in any rank of motion, यानी उनके लिए मोमेंटम हो और दोनों में ही एनर्जी होना चाहिए। सो कंप्लीट आइडेंटिटी कॉन्फ़िगर हो गई मैकेनिकल इंटरेक्शंस की। तो अब अगला पॉइंट देखना है कि मैकेनिकल इंटरेक्शन क्या है। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग किसको? इन्वॉल्विंग टू मैकेनिकल एंटिटीज, मैकेनिकल entities that results into इसमें change in a state of motion, और स्टेट ऑफ मोशन का चेंज इसका मतलब मास का चेंज, ये एसेंशियल नहीं, इज ऑप्शनल। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो। मोमेंटम चेंज ये एसेंशियल है, एंड एनर्जी चेंज इज consequential। यानी जब मैकेनिकल इंटरेक्शन होगा तो प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मैकेनिकल एंटिटीज दैट रिजल्ट्स इनटू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडीज मींस, तो इस चेंज में मास का चेंज हो भी सकता है, ना भी हो। मोमेंटम चेंज एसेंशियल है और एनर्जी का चेंज कंसीक्वेंटल मतलब फलस्वरूप है, नतीजतन है, एज ए रिजल्ट होता ही है। तो ये 3 चेंज जरूरी है। तो मैकेनिकल इंटरेक्शन इज द प्रोसेस that results into change in a state of motion of the body, and during this state change there may be change of mass, there must be change in momentum, and there should be change in energy। तीनों वर्ड को अंतर, there may be change of mass, mass बदल भी सकता है, नहीं भी बदले, there must be change in momentum, and there should be a change of energy, energy change is consequential as a परिणाम होगा, और momentum change essential है, और मास का चेंज ऑप्शनल है, कभी किसी प्रोसेस में होता है, किसी में नहीं भी होता है। तो इस तरह मैकेनिकल इंटरेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मास, मोमेंटम, एनर्जी इन्वॉल्विंग टू मैकेनिकल बॉडीज दैट रिजल्ट्स इनटू चेंज इन स्टेट्स। इस तरह भी कह सकते हैं। अब वो मैकेनिकल इंटरेक्शंस को आइडेंटिटी कैसे दें? तो द मैकेनिकल इंटरेक्शन इज गिवन आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ mechanical interaction, the mechanical interaction is given identity in terms of rate of change of momentum, rate of
चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग परिवर्तन की दर से हम मैकेनिकल इंटरेक्शन को पहचानेंगे। यानी if there is interaction between A and B and there is also interaction between C and D, how the interaction A and B is similar to C and D? They are similar in quality. Qualitatively they are similar because in both interaction there is change of momentum is essential, mass may be changing and energy should be changing. तो फिर अंतर क्या है? क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। इसलिए मैकेनिकल इंटरेक्शन इज गिवन एन आइडेंटिटी टीटी, देखिए ध्यान से, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट्स कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स इज ए मैथमेटिकल नंबर, फोर्स एक मैथमेटिकल क्वांटिटी और उसको कहेंगे फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय दिस, यानी चेंज ऑफ एम वी बाय डेल्टा टी। जहां मास अगर कांस्टेंट है F बराबर हो जाएगा m डेल्टा v बाई डेल्टा टी, इस तरह होगा। और फिर हम लिख सकते हैं ये बराबर m इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 1 बाई m गुना F। तो इस इक्वेशन को काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे कहेंगे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, माने गतिकी समीकरण, गतिकी का समीकरण। तो इसमें एक्सेलरेशन इज इफेक्ट ऑफ इंटरेक्शन, F is the cause of interaction, F is the represents the interaction, it is like cause, and mass m is property of the matter that determines how much change or how much effect will be there on involvement of such a strength of mechanical interaction। यानी इस स्तर के यांत्रिक अंतःक्रिया के परिणाम बॉडी में कितना बड़ा चेंज आएगा। तो इसके बाद अब अगला पॉइंट सोचना है कि ये जो फोर्स की बात की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या है? एक प्रिंसिपल बीच में ऐड करेंगे, उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मैकेनिकल इंटरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मैकेनिकल इंटरेक्शन जो साफ कहता है कि देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, द कॉज लाई विद इन ए बी and the effect is limited to A and B. C and D should never respond or will change due to interaction between A and B. इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मैकेनिकल इंटरेक्शन, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मैकेनिकल इंटरेक्शन, मैकेनिकल इंटरेक्शन यानी यांत्रिक अभिक्रिया की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, यांत्रिक अभिक्रिया की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एवरी इंटरेक्शन इज इंडिपेंडेंट, इफ देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, द कॉज लाई विद इन ए एंड बी and effect is limited to A and B, there should not be any C and D who gets involved or gets affected by the interaction between A and B। कि इसके अनुसार if there is interaction, if there is क्या interaction between two mechanical entities, between A and B, the cause यानी इसका कारण lie within A and B, and effect is limited to A and B। यानी अगर A और B के बीच इंटरेक्शन हो रहा है तो इसका कारण A और B में निहित होगा और इसका प्रभाव A और B तक ही सीमित होगा। अगल बगल में कोई C and D है, it will never respond। If C and D also respond, it may be due to some other interaction going on involving either A or B or any other C or D। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल ध्यान में रखना होगा, उसको भी सोचते हैं। वो प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ सिमेट्री फॉर कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी हुज टोटल वैल्यू इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। वह गुण जिसका कुल मात्रा पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आएगा।
तो ऐसे गुणों का परिवर्तन जब भी होगा तो आइसोलेशन में एकांकी इकलौता एक स्थान पर नहीं होता, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री ऑफ चेंज इन कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ क्या, चेंज इन कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर वह फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास है, मोमेंटम एनर्जी, ये कंजर्वेटिव है, यानी इसकी कुल मात्रा ब्रह्मांड में कांस्टेंट है। So if there is a change in mass, momentum, energy, it can never be in isolation occurring at single place. It must be associated with interaction, and must be associated with another interacting bodies. So if there is a change in momentum value going on at one place, it never occurs in isolation. So change always occurs in pair. यही प्रिंसिपल कहता है और कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। और इसी आधार पर हम कहेंगे कि द चेंज ऑफ मोमेंटम क्या, द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग इंटरेक्शन इज नेवर गोइंग टू अकर इन आइसोलेशन। ड्यूरिंग इंटरेक्शन इज ऑलवेज इन पेयर, हमेशा जोड़ा में होगा। कभी भी ए में चेंज आएगा तो पड़ोस में कोई बी सी डी होगा जिसके साथ इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है, उसमें भी चेंज आएगा। एन आइसोलेटेड सिंगल चेंज ऑफ कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, इसलिए मोमेंटम चेंज जब होगा तो पेयर में होगा। और क्योंकि मोमेंटम इज ए कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी तो मोमेंटम चेंज पेयर में होगा। देयरफॉर फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स ऑलवेज, क्योंकि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम चेंज पेयर में होगा। देयरफॉर फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। और इसी पेयर को कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। और एक्शन रिएक्शन दो बॉडी के लिए डिफाइन है, ए और बी के लिए। देयर पॉइंट ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, देयर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, देयर डायरेक्शन ऑफ एक्शन अपोजिट, their amount of action is equal, their time of action is common. In spite of so many conditions, they are not able to balance each other because they are acting at different points. Action occurs at A and reaction is going to occur at B. So they never balance each other. तो force को कहते हैं pair में होता है। This action reaction pair, this action reaction pair of forces never balance each other। क्यों? क्योंकि in spite of having क्या same line of action, point 1, उसके अलावा सेम टाइम ऑफ एक्शन, और उसके बाद इक्वल इन अमाउंट बिकॉज they act at different points। इतनी बात हम लोग समझे। यानी एक्शन रिएक्शन पेयर का जो फोर्स होगा उसका पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ए और बी है, उसका लाइन ऑफ एक्शन कॉमन है, उनका डायरेक्शन अपोजिट है, उनका टाइम ऑफ एक्शन भी कॉमन और इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। सिर्फ पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से दे आर अनएबल टू बैलेंस ईच अदर। So A and B gets involved in interaction, change occur in A, change occur in B. These two changes cannot be added together because they are active at two different bodies. तो हम लोग डिस्कस किए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर, जिस पर पॉइंट वाइज नहीं पढ़े। एक एक्सप्लेनेशन जिसकी शुरुआत हुई थी कि इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं। मटेरियल बिहेवियर न्यूटन्स लॉ के अनुरूप होता है इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में
नहीं होता है, मैटर वायलेट्स इनर्शियल नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ। आगे इसका एप्लीकेशन फिर पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में इसका एप्लीकेशन